हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में पहली यूनिट हम पढ़ रहे थे। और वो पहली यूनिट पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? परमाणु संरचना और अपनी आवर्त सारणी के बारे में। तो परमाणु संरचना का हम एंडिंग पॉइंट पे है, और एंडिंग पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर? लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि कौन से कक्षक की, कौन से ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, कौन कौन सी अवधारणाएं दी गई थी, और उन अवधारणाओं पे जो कोष है, या सॉरी जो कोष है उसके अंदर उपकोष है, उपकोष के अंदर जो कक्षक है उनकी आकृति कैसी होती है, उनका आकार कैसा होता है, उनकी साइज कैसी होती है, उनमें ऊर्जा का स्तर कैसा होता है। ठीक है। फिर उन कक्षकों के हमने ऊर्जा के स्तर के रूप में हमने पढ़ा था कि भाई एस के अंदर एक ही ऊर्जा स्तर होता है, इसलिए वो एस का क्या होता है? एक ही ऑर्बिटल होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि पी के 3 ऊर्जा स्तर होते हैं, और तीनों ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? समान होते हैं। और समान होते हैं इसलिए हमने 3 ऑर्बिटल पढ़े हैं। पी के कितने ऑर्बिटल पढ़े हैं? 3 ऑर्बिटल पढ़े हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 ऑर्बिटल पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी आकृति कैसी होती है? उसकी आकृति डंबलाकार होती है। ठीक है। डंबलाकार का मतलब डंबल्ड शेप में होती है। इसके ऊपर 2 लोब पाई जाती हैं, और दोनों लोब क्या होती हैं? समान ऊर्जा स्तर की होती हैं और समान आकृति की होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो पी ऑर्बिटल होता है, उस पी ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान कितना होगा, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि जो एल होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसका मान कितना होगा। ठीक है। तो उसका मान कितना होगा? ठीक है, उसका मान होगा एल बराबर 1। एस के लिए क्या होता है? 0 होता है। एस के लिए कितना होता है? 0 होता है। और पी के लिए कितना होगा? पी के लिए सर होगा आपका 1, डी के लिए होगा 2, एंड आपका एफ ब्लॉक के लिए कितना हो जाएगा? एफ ऑर्बिटल के लिए कितना हो जाएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 2 हो जाएगा। है किसी को डाउट? चलिए हम बात करते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कोष को बताएगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो किसको बताएगी? आपके उपकोष को बताएगी। तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसको बताएगी? कक्षक को बताएगी। अब ये तो हमने देख लिया कि कक्षक को बताएगी। 4 क्वांटम संख्याएं हमने पढ़ी। कितनी क्वांटम संख्याएं पढ़ी हमने? 4 क्वांटम संख्याएं पढ़ी। और उन चारों क्वांटम संख्याओं में हमने क्या पढ़ा? हमने मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ी, हमने एजीमुथल क्वांटम संख्या पढ़ी यानी द्विविगंशी, तीसरी हमने पढ़ी चुंबकीय यानी मैग्नेटिक, और चौथी पढ़ी हमने स्पिन क्वांटम संख्या। अब एक साइंटिस्ट आता है, ठीक है, और एक साइंटिस्ट आता है, उस साइंटिस्ट का नाम है, ऑस्ट्रेलिया का साइंटिस्ट था, ऑस्ट्रिया का साइंटिस्ट था, उसका नाम था पाउली। और पाउली एक नियम देता है जिसको बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एक्सटेंशन एक्सक्लूजन लॉ ऑफ पाउली। एक्सक्लूजन लॉ ऑफ पाउली। पाउली का एक्सक्लूजन नियम क्या कहता है? यह कहता है कि अगर किसी ऑर्बिटल की, या किसी परमाणु की, या किसी तत्व की 4 क्वांटम संख्या हमें दे रखी हो, तो वो चारों की चारों क्वांटम संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। ये कौन बताता है? पाउली बताता है। पाउली क्या बताता है कि किसी भी तत्व की चारों क्वांटम संख्याएं हैं, किसी भी कक्षक की इलेक्ट्रॉन की, कक्षक में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसी भी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ये किसका नियम था? पाउली ने यह नियम दिया, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? पाउली का क्वांटम नियम। तो लिखेंगे कि 1925 के अंदर ये साइंटिस्ट आता है, 1925 ईस्वी में दिया था। और क्या दिया? ये क्या प्रपोज था? प्रपोज्ड इन 1925 एडी। ठीक है भाई। अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की
चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याएं चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। यानी कि अगर किसी भी कोष के लिए हम कोष निकालेंगे या फिर उसका कक्षक निकालेंगे और कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखेंगे तो क्या नहीं होगी, चारों चीजें सेम नहीं होंगी। ये क्या कहलाता है, पावली का अपवर्जन नियम कहलाता है, एक्सक्लूजन लॉ ऑफ पावली कहलाता है। बताओ किसी को डाउट है भैया कैसे होता है? इंग्लिश में इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, all of the four quantum numbers, all of the four quantum numbers of the electron of any orbital of any atom, यानी कि किसी भी परमाणु के किसी भी कक्षक में उपस्थित कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसकी चारों क्वांटम संख्याएं वो समान नहीं हो सकती। तो यहां पे लिख देंगे द ऑल ऑफ द फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम नेवर बी सेम। नेवर बी सेम मीन्स ऑलवेज डिफरेंट, ऑलवेज बी डिफरेंट, हमेशा वो अलग अलग होंगी। ये किसका नियम कहलाता है, पाउली का नियम कहलाता है। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? तो पाउली का नियम क्या कहता है, पाउली का नियम यही कहता है कि किसी भी परमाणु और उसमें उपस्थित कक्षक और कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सारे इलेक्ट्रॉनों की जो क्वांटम संख्याएं हैं चारों, कौन कौन सी चारों क्वांटम संख्याएं, पहली मुख्य क्वांटम संख्या n, दूसरी क्वांटम संख्या l एजीमुथल, और तीसरी क्वांटम संख्या m यानी चुंबकीय, और चौथी क्वांटम संख्या s यानी स्पिन क्वांटम नंबर, चारों की चारों क्वांटम संख्याएं अलग अलग होंगी, सेम नहीं हो सकती चारों की चारों, कोई ना कोई एक डिफरेंट होती है। अब आपको पता है डिफरेंट कौन सी होगी, वही होगी, कौन सी होगी, तो यहां पे जो प्लस हाफ है और जो माइनस हाफ है ये किसका मान है, ये मान है, वो मान है आपका चक्रण क्वांटम संख्या के लिए, चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या तो हमेशा ही क्या होगी, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग होगी। स्पिन क्वांटम नंबर, यानी पावली ने यह बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन अगर वामावर्त है तो दूसरा क्या होगा, दक्षिणावर्त होगा, दूसरा क्या होगा, दक्षिणावर्त होगा। ठीक है, तो चक्रण क्वांटम संख्या प्लस हाफ और माइनस हाफ होने का मतलब क्या हुआ, पाउली ने क्या समझाया, पाउली ने यह समझा दिया कि अगर किसी दो इलेक्ट्रॉनों को एक कक्षक में रहना है, अगर शांति से किसी दो इलेक्ट्रॉनों को किसी कक्षक में रहना है तो उनको अपनी दिशा चेंज करनी पड़ेगी, एक प्लस हाफ में आएगा तो दूसरा माइनस हाफ में आएगा। तो इसने दूसरा नियम क्या दिया, दूसरी लाइन क्या बोली, उसने ये बोली किसी भी चक्रण में अगर m का मान समान होता है, अगर m का मान समान होता है और एक कक्षक में वे ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसमें m का मान क्या हो, प्लस हाफ, एक का तो और एक का क्या हो, माइनस हाफ। इसीलिए हम क्या बढ़ते हैं, ऑर्बिट बढ़ते हैं ना, तो ऑर्बिट बढ़ते हैं तो यही दिखते हैं, एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ। ये किसके नियम पे आधारित है, ये पाउली के अपवर्जन नियम पे आधारित है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो अगला पॉइंट ये लिख देंगे, अगला पॉइंट क्या लिख देंगे कि यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को
यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान है, सॉरी असमान है, यानी कि प्लस हाफ कोमा माइनस हाफ वे ही एक कक्षक में रह सकते हैं, एक कक्षक में रह सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहे ना रहे, बस पाउली का अपवर्जन नियम आते ही आपके दिमाग में सीधी बात यही आनी चाहिए कि पाउली का अपवर्जन नियम यही बताता है, पाउली का अपवर्जन नियम यही बताता है कि किसी भी परमाणु के किसी भी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, असमान होंगी। यही पाउली का अपवर्जन नियम है। ठीक है, पहले वाली तीन क्वांटम संख्याएं सेम हो सकती हैं, लेकिन चौथी क्या होगी, डिफरेंट ही होगी अगर वो एक कक्षक में उपस्थित है तो। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को एक कक्षक में चक्रण करना है तो उनके चक्रण का मान हमेशा असमान होगा, एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा माइनस हाफ होगा। और यही बात किसने बता दी, पाउली ने। और यह बात बताते ही ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, आपकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है, जो चक्रण क्वांटम संख्या है, वो अलग अलग हो जाती है। और ये इस नियम का क्या कर देता है, पालन कर देता है। और हम कोष में यानी कक्षक में हम क्या बढ़ते हैं, कोष में नहीं सॉरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन इसी तरह बढ़ते हैं। अब इस एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है प्लस हाफ और इस एक इलेक्ट्रॉन का मान है माइनस हाफ, तो दोनों की क्वांटम संख्या क्या हो गई, मैग्नेटिक सॉरी जो स्पिन क्वांटम नंबर वो क्या होगी, अलग अलग होगी। समझ में आ गया पाउली का अपवर्जन नियम? अरे आया कि नहीं है? अब देखो ये पाउली का अपवर्जन नियम और क्या बताता है, ये पाउली का अपवर्जन नियम यह बताता है कि s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते क्रम से। अच्छा, तो फिर इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि जो पाउली का अपवर्जन नियम है वो क्या बताता है, वो किसी भी कक्षक के धारण क्षमता को बताता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है। ठीक है, तो हमें क्या पता लगता है, हमें इस सिद्धांत का क्या महत्व है, इस सिद्धांत का यह महत्व है कि यह सिद्धांत हमें क्या बताता है, यह सिद्धांत हमें यही बताता है कि कक्षकों, उपकोष और कोषों की संख्या में कितनी क्षमता है उसकी, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है। यह चीज हमें कौन बताता है, पाउली का अपवर्जन नियम से पता चलती है भाई, कि एक पीएस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, एक p ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक d ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम क्या आ सकते हैं, आपके d ऑर्बिटल के अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये किसकी क्षमता बता रहा है, ये क्षमता बता रहा है आपकी किसकी, ये क्षमता बता रहा है आपके कक्षकों की, ये क्षमता बता रहा है आपके उपकोष की, ये क्षमता बता रहा है आपके कोषों की। तो कक्षकों कोमा आपके उपकोषों कोमा कक्षकों की क्षमताओं का निर्धारण कौन करता है, पाउली का अपवर्जन नियम करता है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब देखो जब हम पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ते हैं और अभी हम आगे आवर्त सारणी पढ़ेंगे, तो आवर्त सारणी है उसका निर्धारण भी किससे होता है, पाउली के अपवर्जन नियम से होता है कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कौन से तत्व की स्थिति कहां पे होगी, कौन से कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो कौन सा एटॉमिक नंबर कहां पे आएगा, कौन सा एटॉमिक नंबर कहां पे आएगा। और एटॉमिक नंबर पे ही आज की हमारी आधुनिक आवर्त सारणी टिकी हुई है। ठीक है, तो पाउली का अपवर्जन नियम का दूसरा महत्व क्या है, ये आवर्त सारणी का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है, आवर्त सारणी की निर्धारण करता है, नहीं आवर्त सारणी की संरचना बनाता है भाई। ठीक है, हाँ अब देखो अगर मैं इसके अंदर प्लस हाफ और माइनस हाफ न लगा के दोनों प्लस हाफ कर दूं, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों की दिशा सेम कर दूं, तो इनके दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो क्या ये तत्व स्थायी हो सकता है, ये तत्व स्थायी हो सकता है, नहीं हो सकता, स्थायी नहीं हो सकता। इसका मतलब भाई एक घर में 2 आदमी हैं और दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो क्या वो घर स्थायी रह सकता है, नहीं रह सकता। उसको स्थायित्व के लिए उन दोनों के क्या होने चाहिए, मैच होनी चाहिए, विचार मैच होनी चाहिए। तो ये पाउली के अपवर्जन नियम ने ये सिखा दिया कि कोई पदार्थ स्थायी कब होगा, है ना, कोई पदार्थ या कोई तत्व स्थायी कब हुआ, ये किसने बता दिया,
पाउली ने बता दिया। तो पाउली के अपवर्जन नियम का एक महत्व ये भी होगा कि ये किस स्थायित्व बताता है, ये परमाणु और तत्व के स्थायित्व को बताता है। ठीक बात है भैया। उसके बाद में इसने ये बता दिया कि भाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन भरने हो गए। इलेक्ट्रॉन भरने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पावली का अपवर्जन नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी सहायता करता है कि नहीं करता है भाई। पहला इसका महत्व क्या हो गया, पहला महत्व तो ये हो गया कि कक्षकों, उपकोष, कोष और कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता क्या है उनकी। तो पहला तो पावली का अपवर्जन नियम का महत्व यही हो गया कि कक्षकों की, कोषों की और उपकोषों की क्षमता का निर्धारण करता है। दूसरा क्या हो गया भाई, इन्हीं तत्वों से हम क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसकी, पीरियोडिक टेबल की। तो ये परमाणु जो आपकी जो क्या है आवर्त सारणी है उसकी संरचना में सहायता करता है। तीसरा क्या बताया इसने, तीसरा ये बताया कि कौन सा तत्व स्थायी होगा और कौन सा अस्थायी होगा। तो स्थायित्व का निर्धारण भी कौन करता है, पावली का अपवर्जन नियम करता है। चौथा इसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा, दूसरे का कैसा होगा। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी बताता है। तो नेक्स्ट पेज पे हम यही लिखेंगे कि पाउली के अपवर्जन नियम का क्या महत्व है। तो अगला पॉइंट लगेंगे पाउली के अपवर्जन नियम का महत्व है। इंपोर्टेंस ऑफ पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ। पाउली के अपवर्जन नियम का क्या क्या महत्व है अभी मैंने आपको समझा दिया है, आप इजीली लिख सकते हो। पहला तो मैंने क्या बताया, ये कोष, उसमें उपस्थित उपकोष, उपकोष में उपस्थित कक्षक, कक्षकों की क्षमता को बताता है, कैपेसिटी। अब कैपेसिटी किसकी होगी, कक्षक में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन धारण की क्षमता को बताता है। ठीक है, इसमें लिख देंगे कैपेसिटी ऑफ सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख देंगे आप। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसे क्या होता है, एस उपकोष में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये किसने बता दी, ये क्षमता ही तो है भाई, किसी कोष की या किसी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है। तो वो सारी चीजें कौन बताता है, ये पाउली का अपवर्जन नियम बताता है। दूसरा इसने क्या बताया, इसने बताया किसी भी तत्व या परमाणु के स्थायित्व को। दूसरा इसने किसने बताया, तत्व या परमाणु के स्थायित्व को, इसको बताया, स्थायित्व को बताया। तीसरा इसने क्या बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसको क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उसके बाद में इसने बताया आवर्त सारणी की संरचना। आवर्त सारणी की जब संरचना बनाते हैं और बनाएंगे भी आगे हम, आवर्त सारणी की जो संरचना है उसमें भी पाउली के अपवर्जन नियम की क्या मिलती है, हमें सहायता मिलती है। स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चौथी क्या है, चौथा इसने क्या बताया था, चौथा इसने यही बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सहायता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सहायता,
हेल्प इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ किसी को कोई डाउट है? पाउली के अपवर्जन नियम में किसी को डाउट है कि भाई समझ में आ गया कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या बोलेगा? पाउली का अपवर्जन नियम यही बोलेगा कि किसी भी परमाणु में उपस्थित कक्षक और कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी समान नहीं हो सकता। बस यही चीज है। और है किसी को डाउट? चलिए आगे दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं हम, ओपबाउ का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है, दूसरी हेडिंग लगाएंगे, ओपबाउ का सिद्धांत। ओपबाउ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ओपबाउ। ओपबाउ का सिद्धांत क्या कहलाता है? ओपबाउ का सिद्धांत क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? देखो, ओपबाउ क्या है? ओपबाउ एक जर्मन वर्ड है। ओपबाउ एक जर्मन शब्द है और इस जर्मन शब्द का मतलब होता है निर्माण करना। इस ओपबाउ का मतलब होता है निर्माण करना। है ना? अब किसका निर्माण करेंगे तो वो अब समझते हैं। ठीक है, ओपबाउ एक जर्मन वर्ड है और इस जर्मन वर्ड का मतलब होता है निर्माण करना। अब किस चीज का निर्माण करेंगे वो देखते हैं। लिखेंगे किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए उनका निर्माण करना। कक्षक कब बढ़ेंगे? जब उनमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए कक्षक का निर्माण करना क्या कहलाता है? ओपबाउ का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल बाय फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए कक्षों का निर्माण करना क्या कहलाता है? ओपबाउ का सिद्धांत कहलाता है। भैया ये तो कॉन्सेप्ट था इसका। अब ये होता क्या है, कैसे भरे जाते हैं? तो बेटा सबसे पहले एक ही चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि जब भी किसी कोश में या किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जब भी किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तब किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तब किस चीज का ध्यान रखा जाता है? तब ध्यान रखा जाता है ऊर्जा स्तरों का। किसका ध्यान रखा जाता है? ऊर्जा स्तरों का ध्यान रखा जाता है। तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब भैया ये कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन? हमें कैसे पता चला कि किसके ऊर्जा स्तर ज्यादा है, किसका स्तर कम है? जैसे एस आ गया, पी आ गया, डी आ गया, तो कैसे पता चलेगा हमें? तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहां पे दो, अच्छा इसमें एक बार लिख दो, इलेक्ट्रॉन फिल अप विद असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में किसको बढ़ा जाता है? इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा जाता है। अब कैसे बढ़ा जाता है वो देखते हैं। देखो, दो प्रकार की आपकी क्वांटम संख्याएं होती हैं। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, वैसे तो चार होती है लेकिन हमें दो काम में लेनी है यहाँ पे। मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n, और दूसरी आपकी
वो आपकी एजीमुथल क्वांटम संख्या यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या। यानी L। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखना है जिसके लिए n का मान ज्यादा हो, जिसके लिए n का मान सबसे कम हो, जिसके लिए n का मान सबसे कम हो, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। n का मान जिसके लिए सबसे कम हो उसमें क्या भरा जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्योंकि उसका ऊर्जा स्तर क्या होता है, कम होता है। ठीक है भाई। अब सर हमें ये नहीं पता कि n से ही हम डिफाइन कर पाए, कई कई जगह ये अपवाद आ जाते हैं कि n से ही काम नहीं चल पाता, तब एक ओवरऑल फॉर्मूला दे दिया गया कि n प्लस एल का मान जहां कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। जिस भी कक्षकों में अगर 3-4 कक्षक आपको दे दिए गए और आपको बोला गया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, तो आपको सबसे पहले उनकी क्या निकालनी पड़ेगी, मुख्य क्वांटम संख्या निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में उसकी आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या निकालनी पड़ेगी। तब आपको पता चलेगा, उन दोनों को जोड़ोगे, सबके लिए जोड़ोगे और सबके लिए जोड़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि n प्लस n का मान जिस भी कक्षक के लिए कम आ रहा है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भर दो, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भर दो। है क्या डाउट किसी को भाई, है क्या? चलिए कैसे होता है आगे हम अगले वाले पेज पे देखते हैं। हमने क्या बोला, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि n प्लस एल का मान जिस कोष के लिए, कोष या कक्षक के लिए कम होगा, जिस भी कक्षक के लिए n प्लस n का मान कम होगा वहीं पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले वहीं भरा जाएगा जहां n प्लस n का मान कम होगा। ठीक है, अब n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम संख्या। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है भैया, n प्लस एल का मान तो हम देख लेंगे, n प्लस एल का मान तो हम देख लेंगे, लेकिन क्या कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं और उससे आप बताएंगे कि पहले किस में भरा जाएगा। एग्जांपल लिखेंगे इसका, 4D क्या आ गया, 4D, या फिर पहले ये एग्जांपल मत लो आप, 4D वाला एग्जांपल मत लो, आप समझ में नहीं आएगा, 4S वाला लो कि 4S या 3 और D में से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा। बताओ 4S या 3D में से, तो भैया हमें क्या चाहिए, n प्लस एन का मान चाहिए, तो यहां 4S के लिए इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। 4S के लिए n का मान कितना है, जो यहां पे लिखा हुआ है n का मान है 4। l का मान किसके लिए होता है, s के लिए, s के लिए l का मान कितना होता है 0, तो n प्लस l किसके लिए, 4S के लिए कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0 बराबर 4। किसी को डाउट है, हो गया। वैसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, 3D के लिए, और 3D के लिए क्या हो जाएगा, n बराबर तो 3 है, दिख ही रहा है यहां पे ये रहा, और D के लिए L का मान कितना होता है, D के लिए L का मान कितना होता है, अरे 2 नहीं होता क्या, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, तो n प्लस L किसके लिए, 3D के लिए कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। यहां 5 आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है, तो 4S के लिए
ऊर्जा का मान कम है और 3d के लिए ऊर्जा का मान ज्यादा है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, लिख देंगे अतः पहले इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो पहले इसमें किस लिए भरा जाएगा, 4s के लिए। अब भैया कई बार क्या होता है, n और l का मान, n प्लस n का मान दोनों के लिए सेम आ जाए तो क्या करना है, अगर n प्लस l का मान दोनों के लिए समान आ जाए, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो उसके लिए क्या करें, तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, यदि n प्लस l का मान समान हो तो n का मान जिसका कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन वहीं भरा जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन वहीं भरा जाएगा, यानी n प्लस n का अगर मान क्या जाए, समान आ जाए, तो n का मान जहां कम हो ना, पहले वहीं इलेक्ट्रॉन भर दो। जैसे भैया, जैसे इसका एग्जांपल लिखेंगे आप, सॉरी, जैसे इसका एग्जांपल लिखेंगे, एक एग्जांपल बनाता हूं मैं यहाँ पे, 4s एवं 3p में पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, बताइए जरा। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, 4s के लिए n प्लस n का मान निकालेंगे, तो 4s के लिए n बराबर कितना भैया, 4 है, ये रहा। s के लिए l का मान कितना होता है, l का मान 0 होता है, तो n प्लस l का मान कितना आ जाएगा 4s के लिए, वो आ जाएगा 4 प्लस 0 बराबर 4। आ गया कि नहीं आ गया? अब हम निकालेंगे किसके लिए, 3p के लिए। 3p के निकालें तो n का मान कितना आ जाएगा 3, और p के लिए l का मान कितना होता है, वो होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे n प्लस l, 3p के लिए कितना आ गया, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 4 आ रहा है और यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे अब, तब ये रूल लगाओ आप कि जब n प्लस l का मान समान आ जाए तो हमें इलेक्ट्रॉन वहां भरने हैं जहां पे n का मान क्या हो, कम हो। तो n का मान यहाँ कितना है 4, और यहाँ पे n का मान कितना है 3, तो पहले किस में भरे जाएंगे, 3p में। तो यहाँ पे लिखोगे पहले इलेक्ट्रॉन 3p में भरे जाएंगे। क्लियर है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर n प्लस n का मान क्या जाए, ऐसा मान आ जाए, तो हमें देखना कि कम कौन से का है, कम होते वहां इलेक्ट्रॉन भर दो पहले, फिर n प्लस n का मान समान आ गया तो वहां इलेक्ट्रॉन भर दो जहां n की वैल्यू कम है। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, और इन्हीं कॉन्सेप्टों को आधार में लेते हुए ओपवॉग सिद्धांत में एक डायग्राम बनाते हैं, और वो डायग्राम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन भरने का होता है। तो आप लिखेंगे, देखो, एक होता है आपका 1s, उसके बाद में होता है 2s, फिर होता है 3s, फिर होता है 4s, फिर होता है 5s, 6s, 7s। हम 7s तक ही पढ़ते हैं। अरे आवर्त कितने हैं, 7 ही, 8 तक पढ़ दो, चलो 8s। अच्छा, आवर्त वाला कौन से अपन मत घुसेड़ना इसमें, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। फिर p कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। है किसी को डाउट? अरे है क्या, 7p तक लिख लो, चलो ठीक है, इनको राउंड में कर दो।
ये डायग्राम बनाना आपको साथ साथ। फिर डी स्टार्ट होता है 3 से, तो 3D, 4D, 5D, 6D। लिख दोगे? अरे लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? बोलो कि F कहां से स्टार्ट होता? 4 से भैया, तो 4F और 5F। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इनको क्रम में जचाना है। फिर तीर ले लो यहां से, चलने दो। है किसी को डाउट? पहले 1s में, फिर 1s से कहां आएगा? 2s, 2s से कहां आएगा? 3s, 3s से कहां आएगा? 4s, 3p, 3p इधर से किधर आएगा? 3d। ऐसे चलना है अपने को। तो क्रम क्या हो जाएगा? ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले किस में भरेंगे? 1s में, उसके बाद में 2s में, उसके बाद में 2p, उसके बाद में 3s, उसके बाद में 3p, 3p के बाद में क्या आता है? 4s, फिर क्या आता है? 3d, फिर आता है 4p, उसके बाद में क्या आएगा? 5s, 5s के बाद में क्या आएगा? 4d, 4d के बाद में क्या आएगा? 5p, 5p के बाद में क्या आएगा? 6s, 6s के बाद में क्या आएगा? 4f, 6s के बाद में क्या आएगा? 4f, और 4f के बाद में क्या आएगा? 5d, 5d के बाद में क्या आएगा? 6p, 6p के बाद में क्या आएगा? 7s, 7s के बाद में क्या आएगा? 5f, 5f के बाद में क्या आएगा? 6d, 6d के बाद में क्या आएगा? 7p, 7p के बाद में क्या आएगा? 8s। ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हो गया। किसी को डाउट है? अरे डाउट है क्या किसी को? इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? ऐसे भरे जाएंगे। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5f, उसके बाद में 4d, 5p, 6s, फिर आ जाएगा 4f, 5d, 6p, 7s, उसके बाद में 5f, 6d, 7p, 8s। ठीक है, आपको ज्यादा याद नहीं रखने हैं, आपको ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 6s तक याद रखने हैं, 6s तक याद करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे इलेक्ट्रॉन भर दोगे क्या? आप देखो, इसी ओबो नियम के आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। क्या रखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। और कैसे रखते हैं वो भी समझा दूंगा। देखो, इसका एग्जांपल लिखेंगे अभी, इसका एग्जांपल लिखेंगे थोड़ी देर में, इसको समझ लेंगे। और एक बार इतना लिखो आप, पावली का अपवर्जन नियम समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ओबो सिद्धांत क्या कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में, उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में, ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। उसके बाद में हमने इसका सिद्धांत देखा कि कैसे होगा। तो n प्लस n का मान करके देख लेना, जिसका कम आए उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भर दो, जिसका ज्यादा आए उसके बाद में भर दो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में अगर दोनों का मान समान आ जाए, l प्लस l का मान दोनों के लिए समान आ जाए कक्षकों के लिए, तो क्या देखना है? जिसके n का मान कम होगा ना, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भर दो, और n का मान ज्यादा है उसके लिए बाद में भर दो। डाउट है किसी को? नहीं है भैया? ठीक है, चलो ये डायग्राम आपको याद रखना है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया कैसे होता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग लगाओ आप, और वो हेडिंग लगानी है हुंड का नियम। क्या लगाओगे? हुंड का नियम। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है हुंड का नियम। लॉ ऑफ हुंड, हुंड्स लॉ भी बोलते हैं इसको। ये हुंड लॉ क्या कहता है? ये हुंड लॉ कहता है कि
आप इलेक्ट्रॉन तो भर रहे हो ऑर्बिटल में, ऑफ नियम के आधार पे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तो भर रहे हो, लेकिन भर किस कॉन्सेप्ट पे रहे हो? तब वो नियम किसने दिया था? हुंड ने दिया था कि बिल्कुल ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में तो भरेंगे, लेकिन एक बाई एक करके भरेंगे, एक एक करके भरेंगे। ठीक है, तो इसका क्या सिद्धांत था? इस हुंड के नियम का यही सिद्धांत था कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय ये चीज ध्यान रखी जाएगी कि पहले सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित तरीके से एक एक करके हर एक कक्षक में भरे जाएंगे, उसके बाद में वो क्या होंगे? युग्मित होंगे। ऐसे समझ में नहीं आएगा मेरे बोलने से या मेरे लिखने भी समझ में नहीं आएगा, जब इसका एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हो भैया हमने ये तो पढ़ रखा है। तो पढ़ रखा है तो वही पढ़ाएंगे आपको, ज्यादा कुछ अलग पढ़ाएंगे नहीं। तो क्या दिया इसने कि किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं और ये यथासंभव क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं। यही बात बोली मैंने। तो देखेंगे इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं और यह यथासंभव अयुग्मित रहते हैं। अयुग्मित रहते हैं। ठीक है, यह हुंड का नियम था। भाई समझ में आया कि नहीं आया? जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन एटम होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें कैसे भरना होगा? पहले क्या आएगा? 1s आएगा, फिर क्या आएगा? 2s आएगा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 कितने बच गए? 2 2 4। और फिर p में कितने आ जाएंगे? 2p3। अरे है क्या किसी को डाउट? है क्या? नहीं है भैया? ठीक है, अब देखो इसका जब हम इलेक्ट्रॉन भरने की प्रोसेस करते हैं तो ये s बनाया हमने 1s, ये हमने बनाया 2s, ये बनाया हमने 2p। 1s 2s 2p। अच्छा, p का तो रोल अलग ही चलेगा। पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, बात खत्म। फिर आता है 2p का। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ऐसे नहीं है कि 2 यहां भर दिए 1 यहां भर दिया, नहीं। हुंड का नियम यही तो कहता है, पहले इसमें भरो, फिर इसमें भरो, फिर इसमें भरो, एक एक करके इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन आएंगे। न कि आप शुरू में युग्मित कर दो उनको, पहले अयुग्मित रखना है। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो फिर क्या आएंगे? डबल डबल आएंगे। जैसे भी जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो 4 बढ़ दिए यहां पे। देखो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये हो गया 2p। 1s 2s 2p। पहले s वालों में तो युग्मित कर दो, एक एक करके करना है यहाँ पे भी। अब देखो p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 बढ़ने, पहले एक एक करके भरो। 1 2 3, 3 भर गए, कितने बचे? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो यहाँ युग्मित कर दो अब। मतलब पहले सिंगल सिंगल बनने हैं, उसके बाद में डबल करना है।
हुंड का नियम यही तो बोलता है, हुंड का नियम ये बोलता है कि किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय ये चीज का ध्यान रखना है कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ना है। समझे कि नहीं समझे? एक एक करके आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, तब वो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एकदम सही माना है। यथासंभव अयुग्मित रहते हैं, यहाँ पे अयुग्मित है, पहले हमने युग्मित नहीं किया इनको, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बच गए तो क्या बढ़ दिया हमने, युग्मित बढ़ दिया। डाउट है किसी को भाई? नहीं सर, ठीक है। हुंड का नियम समझ में आया? इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये हुंड का नियम आपको केमिस्ट्री से एमएससी कर लोगे तब तक काम आएगा, वहां पे भी आपको पढ़ेंगे हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, ठीक है। तो ये हुंड का नियम था अपना। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा, हमने पढ़ा पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ा, उसके बाद में हमने ऑफ-बो नियम पढ़ा, उसके बाद में अच्छा ऑफ-बो नियम में एक चीज याद रख लेना आप, इस ऑफ-बो नियम में एक अपवाद है, यहां पे लिखवा देता हूं मैं, यहीं पे लिख लेते हैं, ऑफ-बो नियम का अपवाद। ऑफ-बो नियम का अपवाद का मतलब है ऑफ-बो नियम वहां फेल हो जाता है। हमने क्या पढ़ा ऑफ-बो नियम में? ऑफ-बो नियम में हमें यह पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को बढ़ते समय, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को बढ़ते समय पहले उसका ऊर्जा स्तर देखेंगे, जो सबसे कम ऊर्जा स्तर होगा उसका क्या होगा। अब बताओ, अगर कोई ऑर्बिटल अस्थायी है तो उसका ऊर्जा स्तर कम होगा कि ज्यादा? ऊर्जा ज्यादा होगी जो स्थायी होगा उसके पास भाई, और जो अस्थायी हो उसके पास ऊर्जा कम होगी, ठीक है। तो अपवाद क्या है इसके? तो इसका अपवाद मेनली आप याद रख लेंगे क्रोमियम। क्या अपवाद है इसका? क्रोमियम। Cr इसका मोस्ट फेवरेट अपवाद है ऑफ-बो नियम का। और क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये अपवाद क्यों है? क्योंकि ये क्या कर लेता है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के कारण ये क्या हो जाता है, इसका अपवाद हो जाता है, ठीक है। तो ऑफ-बो नियम का एक अपवाद याद रखना है आपका, क्रोमियम। है किसी को डाउट? ठीक है। तो ये अपने क्या थे, कुछ नियम थे। तीनों सिद्धांत हमने पढ़ लिए। पहला सिद्धांत हमने पढ़ा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, दूसरा हमने पढ़ा ऑफ-बो सिद्धांत, और तीसरा हमने पढ़ा हुंड का सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों को लेकर ही हम किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। इन तीनों नियमों के आधार पे हम आवर्त सारणी की संरचना बनाएंगे। इन्हीं तीनों नियमों के आधार पे हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे, उनमें कितने कक्षक हैं ये ज्ञात कर पाएंगे, और उसका ऊर्जा स्तर क्या है ये ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट अब हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी के बारे में, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आवर्त सारणी पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लैब असिस्टेंट की जो पीछे वाली भर्तियां गई हैं, उन दोनों भर्तियों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आपके आवर्त सारणी वाले पोर्शन से पूछे गए हैं। तो उसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस न रहे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।